हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 3, इसका नाम रहेगा यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली पोर्शन होगा वो आपने पहले से मतलब डिस्कस कर रखा है 10th क्लास में, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे वाइड है, तो मतलब इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे चैप्टर है क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे जो 10th क्लास में थे वही बातें रिपीट होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे क्या नाम आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में कि आपने सिंपल वहां पे क्या पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। परंतु यहाँ पे अपने को मैथमेटिकली भी ड्राइव करना होता है, तो अपन यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, वो तो चार्ज का फ्लो तो करंट के फ्लो होने का कारण होता है। तो कितना करंट हो रहा है उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, उसका रेट निकालना होता है। तो मतलब उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत धारा। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो रेट ऑफ किसी का भी रेट निकालना होता है, दर निकालनी हो, तो उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे टी से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आ गया आपके पास, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, मतलब एवरेज करंट की बात करें तो यहाँ पे इसे एवरेज करंट बोल देते हैं। एवरेज करंट का मतलब औसत विद्युत धारा। अगर हम इसकी किसकी बात करें, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट मतलब तात्क्षणिक विद्युत धारा, क्या बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करें तो अपन को पता है टाइम क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू या स्मॉल क्यू लिख लीजिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे, मतलब ये एवरेज है और ये क्या है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है। यूनिट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। और आपको पता है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर मतलब अदिश राशि होती है। कई बार पूछ लिया जाता है क्यों, क्योंकि ये वेक्टर फ्लो को क्या नहीं करता है, फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट है। इसकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, बस इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा क्या लिखेंगे, डायरेक्शन पूछी जाए तो क्या लिखोगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। मतलब चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विरुद्ध होती है, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी, सिंपल थी, जो आपने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यहां पे नाम आता है चार्ज कैरियर्स। क्या नाम आता है यहां पे, चार्ज कैरियर्स, आवेशवाहक। मतलब वो चार्ज जिनके फ्लो होने के कारण किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मेटेरियल में क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए, तो उन चार्ज को अपन क्या बोल देते हैं, करंट कैरियर, चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो क्या बोलोगे, दोज चार्जेस ड्यू टू देयर मोशन, मतलब वो चार्जेस जिनकी मोशन के कारण द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। मतलब वो आवेश जिनके प्रवाह के कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आवेश वाहक कहते हैं।
तो यहाँ पे कई बार आपसे 1 मार्क से पूछा जा सकता है कि जो सॉलिड कंडक्टर होता है, सॉलिड कंडक्टर मतलब ठोस चालक जो होता है, जो अपने घर पे अपन कंडक्टर यूज करते हैं सिंपली वायर, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे बोलते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कई बार यूं पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, मतलब जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनमें जो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स आपको चाहे पूरा चैप्टर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर, उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि वैकेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तीसरे नंबर पे मान लीजिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अपघट है विलियन, मतलब जो आपने इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, सेल जो होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालते हैं जैसे H2SO4 वगैरह, तो वो उसके अंदर जो मतलब सेल के अंदर भी करंट फ्लो करता है, तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 1 मार्क से पूछा जा सकता है कि चार्ज कैरियर्स किसमें कौन से होते हैं, तो आप इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही था। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा यहां पे करंट डेंसिटी। क्या है यहां पे? करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व है। तो यहां पे अपन इसको किसे लिखते हैं? रो से लिख लेते हैं। तो यहां पे आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई कर रहा है। आपको पता है एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई कर रहा है। तो यूनिट ए में कितना किया? आई। यूनिट में कितना करेगा? आई अपॉन में ए। तो आई यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में जितना करंट फ्लो करता है उसे अपन क्या बोल देते हैं? करंट डेंसिटी। तो क्या बोलेंगे? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे रो इज इक्वल टू आई अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक बात यहाँ पे एक्चुअल में रियल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू आई अपॉन में ए कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे आई अपॉन में ए क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन किधर है? इधर। करंट की डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे इधर ही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बना? 0 का। तो कोस 0 यहाँ पे क्या होता है? 1। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आया? 0। तो रो इक्वल टू क्या आ गया? आई अपॉन में ए आ गया। परंतु कई बार क्या होता है कि जैसे वायर मान लीजिए इस प्रकार से हो, तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन मान लीजिए इधर हो गई है, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई है, तो फिर एंगल कितने का बना? थीटा का। तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई अपॉन में ए कोस थीटा। तो रियल में फॉर्मूला आई अपॉन में ए कोस थीटा होता है, परंतु अपन मैथमेटिकली जब प्रूव करेंगे तो आई अपॉन में, क्योंकि नॉर्मली अपन सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन में लेते हैं अपन नॉर्मली, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट आपको सिंपल पता ही है, करंट की क्या होती है? एम्पियर। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टॉपिक था, बड़ा इजी सा टॉपिक है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोइंग करंट इन ए कंडक्टर। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फ्लोइंग करंट इन ए कंडक्टर, मतलब चालक में प्रवाहित धारा की व्याख्या। चालक में प्रवाहित धारा की व्याख्या अपन पढ़ेंगे। यूं मान के चलें कि ये वाला टॉपिक है इस चैप्टर का बेस है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक है, इसके बगैर अपन एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो एक एक बात आपको क्लियरली सुनना है और ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे
ठीक है, तो देखना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, अलग अलग पॉइंट्स बता देता हूं जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहे। सबसे पहले कल परसों अपन ने डिस्कस किया था कि कंडक्टर क्या होता है, तो आपको बताया गया कि कंडक्टर क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, फ्री का मतलब क्या है, आजाद, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे तो है नहीं, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तभी अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो वो क्या है, मतलब कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कंडक्टर कोई भी हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये मतलब कंडक्टर है, अगर मैं ये कंडक्टर का मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट होना चाहिए, पर मैं हाथ लगाता हूं तो मेरे को करंट नहीं लगता। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो चार्ज का फ्लो है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे चार्ज फ्लो हो भी रहा है फिर भी करंट नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या, या तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन गलत है, या फिर हम जो यहाँ पे कंडक्टर की डेफिनेशन बता रहे हैं ये गलत है। नहीं, यहाँ पे दोनों ही डेफिनेशन क्या है, सही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देखिए कि हमने ये कहा है सिर्फ कि कोई भी मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडक्टर होना, चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्री होने का मतलब हम मान गए ये बात, परंतु वो कैसे मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, रेंडमली। रेंडमली का मतलब कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं परंतु उनकी सभी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि वो कैसे मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसके अंदर टोटल करंट कितना हो गया, यहाँ पे इसके अंदर 0 हो गया। तो इसलिए दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फ्री जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, और इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या है उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है उनकी, 0 इज 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं U एवरेज इज इक्वल टू, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो U1 प्लस में U2 प्लस में U3 करते करते लास्ट में U1 अपॉन में n, ये क्या है, उसकी 0 है, इसलिए यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है। यहां पे दूसरा कंसेप्ट देखिए, जैसे ही आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, जैसे ही आप क्या करते हो, पोटेंशियल लगा देते हो यहां पे, तो क्या होगा, यहां पे आपने पोटेंशियल लगाने का मतलब आपने क्या लगा दिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो चार्ज किसके अंदर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और चार्ज कैसे थे, नेगेटिव थे, तो नेगेटिव का मतलब किधर लगेगा, पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, किधर करेंगे, पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, अब वो रेंडमली मूव न करके उनकी सभी की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन सेम रह गई है, तो क्या अब उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी सभी की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होती है, उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है। तो उस एवरेज वेलोसिटी का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो यहां पे डेफिनेशन निकल के आ गई है कि अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो क्या बताओगे, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवहन वेग कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे कंडक्टर लिया था और उसको आपने क्या लगा दिया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, कोई 1-2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो कितने होते हैं, लगभग 10⁻28 पर यूनिट वॉल्यूम, बोले अनगिनत होते हैं।
और आपको पता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होंगे, आपस में क्या होगा, उनका कोलिजन होगा। तो यहां पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पे मान लीजिए कोलिजन किया, यहां पे इधर ऐसे, तो परंतु सभी की रिजल्टेंट डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ए टू बी। परंतु यहां पे कैसे मूव कर रहे हैं, वो कोलिजन हो रहा है लास्ट में आपस में, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। और ये कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहां पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के ए एंड से बी एंड तक कैसे पाथ में मूव करता है, जिग जैग पाथ में। कैसा पाथ कहलाता है ये, जिग जैग। तो आप कह सकते हो कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन मूव वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इन जिग जैग पाथ। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जिग जैग पाथ में मूव करता है। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, वहां पे बच्चा गलती करता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका पाथ कैसा होगा। तो आपको क्या बताना होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बताना होगा, सीधी रेखा में। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, इसको रोकने वाला कौन है, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इधर ही जा रहा है, सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो उसका पाथ कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन। परंतु अगर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब उसका पाथ कैसा होगा, जिग जैग नहीं लिखोगे, क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पाथ यहाँ पे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगा, इधर, तो सीधा जाने की बजाय कैसे हो गया, घूम गया। तो आपका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दिखाने में पूरा पाथ में जिग जैग बता रहा था, परंतु पर्टिकुलर की बात करोगे तो कैसा होगा, कर्व्ड। जिग जैग पाथ तो कब लिखोगे, ए और बी एंड, पूरे ए और बी एंड के बीच में जिग जैग पाथ होगा। पर्टिकुलर पाथ की बात करोगे तो इन एब्सेंस तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है, तो यहाँ पे यह बात आप बता दोगे। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे। चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इस प्रकार से टकराता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है, मतलब कोलिजन हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक नाम आता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब विश्रांति काल। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद दो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब दो लगातार जो कोलिजन हो रहे हैं बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, तो उसके बीच में लगने वाले टाइम को अपन क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या लिखोगे, द टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन free electrons of in the conductor after applying external electric field is called relaxation time। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लगातार दो टकरों के मध्य लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। और उनका इसको किससे लिखते हैं, टो से। जैसे मान लीजिए टो 1 हो गया, ये टो 2 हो गया, ये ऐसे करते करते टो 1। इनका एवरेज निकालते हो तो क्या आ जाएगा, टो 1 टो 2 करते करते लास्ट में टो 1 अपॉन में एन, जिनका क्या गया है, एवरेज आ गया है। कोई दिक्कत है यहां तक, तो इस प्रकार से अपन यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना उसको। देखिए टॉपिक का नाम होगा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आपको बताया कि अभी, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवन वेग कहते हैं। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में आप लेते हुए इन एब्सेंस, यहां से इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, U एवरेज कितनी होती है आपको बताया था, U1 U2 प्लस में करते करते लास्ट में U1 अपॉन में n इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर अप्लाइंग
आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपने अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ मूव कर रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन कितना लगा, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू में ई, ठीक है कि नहीं है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू क्या होता है एम ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो क्या आ जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस ई इंटू में ई, तो ए इक्वल टू क्या आ गया माइनस ई बाई एम। ये क्या है यहाँ पे एक्सीलरेशन है, क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, क्यों, क्योंकि सभी पे चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है सेम होता है माइनस ई, सभी इलेक्ट्रॉन से मास भी क्या होता है सेम होता है, सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहा था आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एन इलेक्ट्रॉन से पहले की वेलोसिटी कितनी है u1, दूसरे की कितनी है u2, करते करते लास्ट वाले की कितनी है vn अपॉन में n। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि मान लीजिए हमने कह दिया कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड v1 v2 डॉट vn आर द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये वेलोसिटी उनकी एवरेज क्या कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपके पास क्या आ गया 4, आपको पता है v नो, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस में ए टी होता है। अगर यहाँ पे t की जगह हम टो करें तो क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम क्वेश्चन नोट किया है टो से, v1 करेंगे तो क्या आ जाएगा u1 प्लस में ए टो वन, a1 क्यों नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या सभी का सेम है। तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा u2 प्लस में ए टो टू, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा vn अपॉन में सॉरी vn इक्वल टू u1 प्लस में ए टो वन। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5। इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4 कर दीजिए, ये इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ गया आपके पास vd इक्वल टू कर दीजिए यहाँ पे u1 प्लस में ए टो वन, u2 प्लस में ए टो टू, करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा un प्लस में ए टो n बाई n। इसको मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास a प्लस बी बाई, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास a प्लस बी बाई टू हो तो आप क्या लिख सकते हो a बाई टू प्लस में b बाई टू। इसी पैटर्न के आधार पे अपन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ vd इक्वल टू u1 प्लस में u2 डॉट प्लस में u1 अपॉन में n, मतलब u वाली टर्म को अलग कर दिया, यहाँ से ये वाली टर्म बच गई है a वाली, तो इसमें a कॉमन हो गया, क्या आ गया टो वन टो टू, करते करते लास्ट में टो n प्लस में अपॉन में n। ये आपको पता है ये किसके बराबर है बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है u1 प्लस में u2 इक्वल टू क्या होता है 0, तो vd इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 0 प्लस में 8, ये क्या आ गया आपके पास टो एवरेज, तो vd इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 टो एवरेज। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा vd इक्वल टू माइनस ई बाई एम टो एवरेज। ये आपके पास क्या आ गया है आंसर आ गया है, ठीक है कि नहीं है। यहां से आपको पता है v इक्वल टू, अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा था v इक्वल टू क्या पढ़ा था e d की जगह यहाँ पे क्या ले लीजिए l ले लीजिए, तो e इक्वल टू क्या गया v बाई l, तो v की e की जगह v बाई l लिख दोगे तो क्या आ जाएगा vd इक्वल टू e v बाई l और क्या आ जाएगा टो एवरेज और अपॉन में m भी था, तो यहाँ से ये क्या आ गया है आंसर। वैसे आंसर ये है, अदरवाइज चेंज करना चाहो पोटेंशियल v क्या है यहाँ पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे चेंज करना चाहो तो इस प्रकार से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है।